नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक हुई। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि उद्योगों में कुछ नए संशोधन हम कर रहे हैं। उद्योग मित्र समिति की पिछली बैठक में जो समस्याएं रखी गई थी उन सभी समाधान कर दिया गया है। उद्योगों में कुछ नए अमेंडमेंट्स हम कर रहे हैं और पिछले दिनों उद्योग मित्रों की जो हमारी बैठक हुई थी उद्योग बंधुओं के साथ, उसमें उन्होंने कुछ अपनी ज़रूरत, कुछ समस्याएं, कुछ विलम्ब, उस सब के बारे में बताया था। उन सभी का हमने समाधान कर दिया है। अब नए में हम चाहे पर्यटन की नई नीति हो, उद्योगों की नई नीति हो, हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, उसको बिकने की व्यवस्था हो, या यहाँ पर नए उद्योगों के लिए लैंड बैंक की बात हो, उन सभी पर, और एकल खिंडी सिस्टम हो या 143 को लेकर या नए एक्सपेंशन को लेकर जितनी भी समस्याएं उन्होंने बताई है, उन सबको हम सरलीकरण के माध्यम से सरल कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारा एक बड़ी संभावनाएं हमारे यहाँ पर उद्योगों की है, उस पर हम काम कर रहे हैं और सभी उद्योगपतियों के लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर एक डॉक्यूमेंट्री और एक यात्रा पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को भारी भीड़ को देखते हुए इस साल तीर्थयात्रा बेहतर ढंग से प्रबंधित की गई है। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा की शुरुआत में रोजाना औसतन 20 से 25 हजार तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे थे। हालांकि भूतपूर्व भीड़ की अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया और किसी को असुविधा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए पंजीकरण कराने वाले 40 लाख लोगों में से फिलहाल लगभग 30 लाख चारधाम यात्रा जा चुके हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो हमारे यहाँ के चार धाम के पुराने सारे मार्ग हैं, पौराणिक मार्ग हैं, उन सभी मार्गों के बारे में सभी को ठीक प्रकार से जानकारी हो पाएगी। और जो हम पर्यटन के क्षेत्र में जब हमारा ये राज्य बना था, उस समय राज्य की मूल अवधारणा में अगर कोई बात सबसे ज्यादा हमारे लिए आधार स्तंभ का काम करती थी, तो वो आधार स्तंभ था कि हमारा राज्य पर्यटन के क्षेत्र में इतना काम करेगा कि हमारी आर्थिकी का मुख्य आधार ही पर्यटन होगा। और इस प्रकार की जो हमारी पुस्तक है, इस प्रकार का जो पैदल मार्ग से भ्रमण है, निश्चित रूप से वो हमारी इस अवधारणा को और इस आधार स्थापना को जो हमने सोचकर हमारा राज्य का निर्माण हुआ था, उसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम है। और निश्चित ही ये यात्रा हमारी चारधाम यात्रा को और उत्तराखंड को इससे एक नई पहचान मिलेगी। अभी पिछले दिनों एक पुस्तक का विमोचन मैंने इसी सभागार में किया था। आराधना जौहरी, जो पूर्व में आईएएस अधिकारी रही, वरिष्ठ, काफी जगह पर उन्होंने काम किया, नैनीताल में जिलाधिकारी रही, उसी जगह पर उनके पिताजी भी जिलाधिकारी रहे। तो उस पुस्तक का मैंने यहाँ पर विमोचन किया था, उस समारोह में भी मैं शामिल हुआ था। उसमें भी उन्होंने सभी यहाँ के जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं और ऐसे ऐसे स्थान जहाँ पर जाना सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन होता है, वहां पर जाकर भी उन्होंने उसके चित्र लिए और उनका विश्लेषण किया है। तो उस अवसर पर भी मैंने कहा कि इस पुस्तक का निश्चित रूप से जो हमारा धार्मिक पर्यटन है, हमारा तीर्थाटन है, पर्यटन के क्षेत्र में जो हम काम करना चाहते हैं, वो पुस्तक भी बड़ी सहायक। यमुनोत्री के लिए प्रसाद योजना में भारत सरकार ने हमें कितने, महाराज जी, 55 करोड़ रुपए दिया। 55 है सचिन जी, आपको पता होगा, प्रसाद योजना में। हाँ, 55 के आसपास है, 55 से ज्यादा ही होगा। 55 करोड़ रुपया प्रसाद योजना में हमको मिला है। हम वहां पर लिफ्ट की परियोजना बना रहे हैं। अभी मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने भेंट की थी और हमारे सड़क परिवहन मंत्री गडकरी साहब से भेंट करी थी। तो उन्होंने बताया कि जल्दी ही जो है आपका जो केदार बाबा को जाने वाला केबल कार का है, उसका शिलान्यास होना है।
वहीं लालकुआं में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आई है, तब से आमजन को कोई राहत नहीं मिली। साथ ही बेरोजगारी से प्रदेश के नौजवान भी परेशान हैं। उन किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा। साथ ही भ्रष्टाचार भी चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की प्रदेश सरकार भले ही 100 दिन के कार्यकाल पर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन आज भी प्रदेश की हालत सही नहीं है। तो सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली सरकार के पास विकास के लिए पैसा नहीं है। मात्र 700 करोड़ रुपया राज्य के लिए इन्होंने रखा है विकास के लिए, लेकिन आज सड़कों के हाल क्या है। ये नेशनल हाईवे है, इसकी दशा कितनी ख़राब है। जो स्टेट हाईवे हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं और जो स्टेट हाईवे हैं, उनकी दशा बद से बदतर होती जा रही है। पहाड़ों में सारी रोडें बंद हैं, चाहे स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, और लगातार भूस्खलन हो रहा है। सड़कें बंद हैं, कई घर जमींदोज हो चुके हैं और कोई इंतजामात नहीं है। कई मौतें हो चुकी हैं। बिजली पानी सब व्यवस्था चरमरा चुकी है। बिजली गुल है, पेयजल योजनाएं ध्वस्त हैं, लाइनें ध्वस्त हैं और कई घरों में कई घर ढह चुके हैं। और जो इन्होंने 100 दिन का अपना विकास का और जो इन्होंने 100 दिन का लेखा जोखा रखा, वो जनता के सामने है। 100 दिन हमने कहा है कि 100 दिन पर्याप्त नहीं होते कि सरकार के उपलब्धियों के लिए, सरकार के 100 दिन में उनकी सफलता असफलता को आंकना भी ठीक नहीं है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से 100 दिन का लेखा जोखा प्रदेश के आवाम के सामने रखा है, निसंदेह उससे जनता का विश्वास इस सरकार से उठा। देहरादून के घंटाघर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने माल्यार्पण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान अपने सभी महापुरुषों को याद करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि में स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर में तिरंगा को यही मेरी इच्छा है। साथ ही राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी लोग अपना योगदान दें। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में ट्रैक्टर से प्रदर्शन किया और शहर को जलभराव से मुक्त करने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है, इसलिए समस्या के निदान के लिए कई सालों से प्रशासन केवल आश्वासन ही दे रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो एक नागरिक के अधिकारियों के तहत संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ वह स्वतः मुकदमा दर्ज कराएंगे। कि जैसा कि पूरा शहर देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, सरकार के मंत्रीगण भी इस शहर से गुजरते हैं, आते हैं, सभी को समस्याओं का पता है कि प्रदेश में किस तरह से, एक हल्द्वानी की हम बात नहीं करते हैं, पूरे प्रदेश में जल भराव, आपदा और टूटी सड़कें एक आम समस्या बनती चली जा रही है और इससे जो है जीवन का खतरा लोगों को बना हुआ है। कभी भी कहीं पर भी जो नाले हैं, नाले इस तरह से रोड पे उफनाई नाले आ जाते हैं, वहाँ जो राहगीर हैं उनको उनकी जान को खतरा हो जाता है। और दूसरा टूटी सड़कें हैं और उसके बगल में नहर चल रही है। मैंने ये मामला आपके सामने रखा, तो उससे क्या होता है कि कोई बच्चा चला रहा है, टूटी सड़क है, फिसल के नहर में गिर गया, क्योंकि नहर खुली है ना, उसमें ही कोई रेलिंग है। और ये जो है दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 के धारा 133 के तहत कार्रवाई बनती है इस पर, संबंधित विभाग पर, और क्योंकि ये भी एक दंडनीय अपराध है CRC के तहत। तो हमने निवेदन किया है और जिस तरह से हमारे नगर मजिस्ट्रेट महोदया ने हमें आश्वासित किया है कि इसका पूरी तरह से समाधान किया जाएगा, मूल रूप से इसका समाधान किया जाएगा, ताकि ये वर्षों पुरानी समस्या जो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसका समाधान
स्थायी तौर पे हो सके। ऐसा नहीं लगता कि नगर निगम की फेलियर है, क्योंकि नालियों की निश्चित तौर पे आपने बयान पढ़े होंगे। मैंने 2 दिन लगातार मैंने ये भी कहा, यदि समस्या से निदान नहीं मिलता है तो संबंधित अफसरों के खिलाफ मैं FIR दर्ज करूंगा, क्योंकि संविधान में नागरिक को एक उसकी सुरक्षा का अधिकार सरकार का है, उसकी जिम्मेदारी है। यदि सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती तो हम सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, और जो कि हमारा एक भारतीय नागरिक होने के संविधान के तहत। हरिद्वार जिला कारागार में 43 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रशासन कैदियों को चिन्हित कर क्वारंटीन करने में जुटा हुआ है। 28 और 29 जुलाई को जेल में हेपेटाइटिस की जांच के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें करीब 700 कैदियों की जांच हुई थी। कैदियों की सैंपलिंग में कोरोना की जांच करने पर 43 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएमओ का कहना है कि सभी संक्रमित बिना लक्षणों वाले हैं और खतरे की कोई बात नहीं है। एहतियातन कैदियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि कोरोना की गाइडलाइन का भी पूरी तरह पालन किया जाएगा। ये विगत 28 जुलाई को कारागार में जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हेपेटाइटिस का जांच शिविर जो है लगाया गया था, और उस जांच शिविर में जो है कुछ बंदियों की जो है RT-PCR टेस्ट भी जो है उस जांच टीम द्वारा की गई थी। उसकी जो है आज सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें से कुछ बंदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन जो 28 तारीख को जो भी जांच हुई थी उसमें भी सब लोग असिम्प्टोमेटिक थे, और आज भी जो है वो सब जो है असिम्प्टोमेटिक हैं। उनमें कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है जो घातक हो। नहीं, 425 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें 43 पॉजिटिव आए हैं। रात में रिपोर्ट आया, रात में हमने वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के फार्मासिस्ट, वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट को सेंसिटाइज करके सबको आइसोलेट कर दिया गया। सारे एसिम्प्टोमेटिक, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। एक रूटीन हमारा प्रोसीजर था जिसमें वहाँ स्क्रीनिंग होनी थी, तो उस चक्कर में उनका RT-PCR टेस्ट किया गया। तो वहीं उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में स्थित कार्तिक फीड इंडस्ट्रीज को एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने प्रशासन की मौजूदगी में सील कर दिया है। आपको बता दें, कार्तिक फीड इंडस्ट्रीज के मालिक की ओर से फैक्ट्री के नाम पर एक्सिस बैंक से 70 लाख का लोन लिया गया था, जिसका समय से भुगतान नहीं किए जाने पर बैंक की ओर से फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की गई। ये कार्तिक फीड इंडस्ट्री करके एक फर्म हुआ करती है मनोज कुमार जी की। उन्होंने एक्सिस बैंक से लोन लिया था, और लोन जब उन्होंने नहीं चुकाया तो बैंक ने सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करी, उनको डिमांड नोटिस भेजा। जब उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हमने फैक्ट्री का सिंबॉलिक पोजीशन लिया। सिंबॉलिक पोजीशन लेने के बाद भी अगर उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई करी तो हमने DM साहब के यहाँ अपनी एप्लीकेशन लगाई, उधम सिंह नगर DM साहब के यहाँ। वहाँ उन्होंने हमारी एप्लीकेशन अलाउ करी और हमें सहायता पुलिस द्वारा उपलब्ध कराने के लिए आदेशित कर दिया यहाँ SSP साहब को। वहाँ से हमें SSP साहब के यहाँ से हमें जो बल है, पुलिस बल प्राप्त हुआ आज, और हमने जो है अपने इस जो प्रॉपर्टी है जो कि हमारे यहाँ बंधक थी उसका हमने आज फिजिकल पोजीशन ले लिया। ये तकरीबन जो लोन लिया गया था वो इस समय जो है करीब 70। उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने देर शाम तहसील और SDM कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही तहसील कर्मचारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि SDM कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है हमने। साथ ही कुछ तहसील कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, इस बात की जानकारी भी दी है। आज अचानक निरीक्षण किया है देखने के लिए कि लोगों को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, और शाम को 5 बजे किया था कि देखिए कई लोग गायब तो नहीं हैं, तो लोग तो यहाँ मौजूद नहीं हैं। स्पेस भी तहसील हिसाब से स्पेस नहीं है, तो बहुत सी सुविधाएं जिस हिसाब से दी जानी चाहिए उस हिसाब से नहीं दी जा पा रही है। प्रयास है कि जल्दी ही इसके लिए एक नया भवन का जो निर्माण चल रहा है वहाँ पर त्वरित गति से काम करवाया जाएगा और नई जगह शिफ्ट करके बेहतर सेवाएँ जनता को दी जाएगी। साल के बाद से तो एक ही क्षेत्र में काम कर रहा है, एक क्षेत्र रिक्त चल रहा है और उसमें आए जाति निवास प्रमाण पत्र या दाखा में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ तक इमरजेंसी है तो हमारे कानून लोगों ने दिक्कत कर दिया है कि वो तुरंत उस स्थिति में जहाँ पे किसी की नौकरी लगनी हो या
परीक्षा देनी हो, उसके लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, तो वो कानूनगो को कम्युनिकेट कर देंगे और कानूनगो उनको प्रमाण पत्र। वहीं उत्तराखंड के जसपुर में आगामी त्यौहार मुहर्रम में शांति व्यवस्था के लिए थाना परिसर में पीस कमेटी और मुहर्रम कमेटी के साथ बैठक की गई। कोतवाल अशोक कुमार ने बताया कि मुहर्रम के मद्देनजर पीस कमेटी ने बैठक की, वहीं उन्होंने समस्याओं को भी सुना। मुहर्रम कमेटी और पीस कमेटी को दोनों को बुलाया गया था और उनसे जो मीटिंग की गई थी उनकी समस्याएं भी सुनी कि जो है मुहर्रम के दौरान जब मुहर्रम ताजिए निकलते हैं उसके दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं। अन्य विभागों को भी बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी निर्देशित किया गया है और उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनकर अभी जो है हम लोग जो है सर्वे भी कर रहे हैं किस जगह पर कोई समस्या उत्पन्न होती है। जैसे तार वगैरह हैं, उन लोगों ने एक जियो फाइबर वालों के जो तार के बताया काफ़ी नीचे लगा दिए हैं। इसमें एसडीएम महोदय ने भी जो है उन्हें अवगत कराया है कि जो जियो के डायरेक्टर हैं उनसे संपर्क कर उन्हें जो है थोड़ा ऊँचा करवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जालसाजी कर ठगी करने का मामला सामने आया। बता दें कि उत्तर प्रदेश निवासी युवक और उसके साथियों द्वारा रुद्रपुर के एक युवक से ई राशन कार्ड बनाने का ठेका देने के नाम पर धोखाधड़ी कर सिक्योरिटी मनी के रूप में 38 लाख रुपए हड़पने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी इस विषय पर कार्रवाई जारी रही है। राज्य एक गिरोह है जो एक व्यापारी वर्ग को राशन कार्ड बनाने की कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के एवज में टेक महिंद्रा और भारत सरकार की समाज कल्याण का जो मंत्रालय उनको बदनाम करते हुए वो ये दिखाते थे कि भारत सरकार के द्वारा टेक महिंद्रा के साथ हमारा टाई अप है और हम ही ऑथराइज्ड है पूरे देश में राशन कार्ड बनाने के लिए। इस प्रकार एक फर्जी कंपनी खोला इन्होंने ये फर्जी कंपनी में दिखाया कि टेक महिंद्रा का ऑफिशियल पार्टनर यही है, राशन कार्ड बनाने के लिए यही एलिजिबल है, यही इनके पास ही अधिकृत है करके। इसके बाद ये बाकी व्यापारियों को लुभाते थे कि भाई हम आपको जिले वाइज कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो पूरे जिले का राशन कार्ड आप बनाएंगे करके। तो व्यापारी जो है अपना नए बिजनेस ओपन करने की इसमें रहते हैं, तो वो इनकी कंपनी का देखकर इनको लगा कि भाई जेन्युइन कंपनी है करके 38 लाख रुपए इन्होंने एक उधम सिंह नगर की व्यापारी भाई से ले लिया। तो इस प्रकार 38 लाख ले लिया। बाद में व्यापारी भाई को पता चला कि भाई ये गुमराह कर रहे थे, तो कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। फिर बाद में पुलिस के पास आया, हमने दिखाया, हमने वेरीफाई कराया कि ये तो ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं और ना ही भारत सरकार द्वारा ऐसी काम किया जाता है, क्योंकि राशन कार्ड बनाने का प्रक्रिया तो कम्प्लीटली अलग है। उसमें तो समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग अलग अलग इन्वॉल्व होता है। इस प्रकार एक फर्जी कंपनी बना के विभागों को भी बदनाम करना, टेक महिंद्रा जैसे कंपनी को भी बदनाम करने का एक गिरोह है और भारी मोटी रकम इन्होंने हड़पा था 38 लाख रुपए। उसकी मास्टरमाइंड को हमने अरेस्ट कर लिया है। ज्ञान प्रकाश पुत्र सतीश कुमार है, ये गोरखपुर का रहने वाला है, इसको हमने लखनऊ से अरेस्ट किया है। और भी तार हम जोड़ेंगे, कड़ियाँ जोड़ेंगे, हम ऐसा नहीं, कड़ियाँ जोड़ेंगे और इसमें और। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में होने वाले पौराणिक नंदा देवी का मेला इस वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि अल्मोड़ा नंदा देवी का मेला पौराणिक और ऐतिहासिक है, जो कई वर्षों से बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है। वहीं मेले की तैयारियों को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महिलाओं की ओर से कई नृत्यों की तैयारी की जा रही है और मेला आयोजकों ने बताया कि 2 वर्षों से कोविड के कारण मेला नहीं हो पाया। इस वर्ष इसको भव्य रूप दिया जा रहा है। विगत 2-3 वर्षों से कोरोना काल की वजह से मेला अपने यौवन पर नहीं रहा और इस वर्ष जिस तरीके से चारों तरफ से शुद्ध माहौल है, तो इस अवसर पर इस बार 1 तारीख से 7 तारीख तक मां नंदा देवी का मेला मनाया जाएगा और एक भव्य रूप से इसकी सारी तैयारियां हमने कर ली गई हैं, जिससे भव्य रूप हमें इस बार देने का हुआ है। और 7 तारीख को एक सुंदर मां की शोभा यात्रा मां के परिसर से प्रस्थान करेगी और इस तरीके से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं स्थानीय।
खटीमा के सीमांत ग्राम पंचायत के सिसैया के ग्रामीणों ने पूर्व में एक प्रार्थना पत्र 1491 एकड़ जमीन के सीमांकन के लिए सिंचाई विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग को संयुक्त सर्वे के लिए आग्रह किया था, ताकि ग्रामीणों की जमीन का मालिकाना हक उन्हें मिल सके। वहीं इस संबंध में एसडीएम ने एक पत्र जारी कर 1 अगस्त 2022 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में संयुक्त सर्वे टीमों की ग्रामीणों के साथ एक बैठक निर्धारित की थी, लेकिन तीनों विभागों की जिम्मेदार अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे, जिसमें ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। इसको लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। सर, संयुक्त सर्वे होने के लिए हम लोग सितंबर 2021 में कमिश्नर साहब से मिले नैनीताल जाके। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि संयुक्त सर्वे होना चाहिए। डीएम साहब ने अक्टूबर में कमेटी बनाई 2021 में। 9 महीने से हमें गुमराह किया जा रहा है खटीमा प्रशासन द्वारा कि बैठकों का बैठक हमें लेटर जारी कर देते हैं, लेकिन कोई उपस्थित नहीं होता। पटवारी जी आ जाते हैं, बस खाना पूर्ति की जाती है और बस हमें गुमराह किया जा रहा है। सर देखिए, अब जमीन का तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि हम तो ये मांग कर रहे हैं कि संयुक्त सर्वे किया जाए, कितनी जमीन है किस विभाग की। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि जब यही नहीं पता है कि कौन सी जमीन किसकी है, तो हम तो ये लड़ाई कर रहे हैं कि भाई आप संयुक्त सर्वे करिए तीनों विभागों द्वारा कि किसकी जमीन है, कि ये राजस्व की जमीन जोत रहे हैं, कि हम वन विभाग की जमीन जोत रहे हैं, कि सिंचाई की जमीन जोत रहे हैं। आज की बैठक में हुआ सर, पटवारी जी आ गए, न वहाँ सिद्धार्थगंज से नायब तहसीलदार जी आ गए, बाकी कोई सक्षम अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। ना एसडीएम साहब आया, ना तहसीलदार साहब आए, ना वन विभाग के कोई कर्मचारी आए, सिंचाई विभाग के कोई कर्मचारी आए। बैठक होनी थी, ग्रामीण सब उपस्थित थे और राजस्व विभाग के पटवारी जी उपस्थित हैं और बंदोबस्त से हमारे कानूनगो साहब और पटवारी जी उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पे वन विभाग के कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं हैं। बार बार उनको सूचना दिया जाता है, मौके पे नहीं आते हैं। इससे पहले भी 2 बार बैठक हुई, नहीं आए। और सिंचाई विभाग के भी कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं आते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे ज़मीनों का निस्तारण किस तरह से होगा, कैसे होगा, हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हमारे गांव का बंदोबस्त हुआ है उस बंदोबस्त को जारी कर दिया जाए, विनियमितीकरण कर दिया जाए और सबको मालिकाना हक दे दिया जाए। ये सिसैया और सिसैया मेला घाट और चौराहा मेला घाट बाजार, ये नियमितीकरण का मामला चल रहा है 2016 से। इससे पहले 2006 से हम लोग मांग करते आए हैं कि इस जो क्षेत्र में जो जहां बैठा है सभी लोगों की ज़मीनों का बंदोबस्त करा दिया जाए। सरकार ने इस बात को सुना, 2016 में बंदोबस्त के आदेश कर दिए गए और 2017 से बंदोबस्त कराना शुरू किया गया और 1491 एकड़ का बंदोबस्त के आदेश जारी किए गए हैं और अब तक क्या नाम है वो अधर में लटका पड़ा है। हम तो चाहेंगे कि 1491 एकड़ में जो भी जहां बैठा है सारे लोगों का मालिकाना हक भूमि का दे दिया जाए। राहुल कुमार। इसमें राजस्व विभाग था, सिंचाई विभाग था और वन विभाग था। ये अपने सीमा निर्धारण के लिए कार्रवाई किया जाना था, इसके लिए जारी बताइए। तो अभी तक तो किसी राजस्व विभाग के अलावा और वन विभाग और सिंचाई विभाग उपस्थित हुआ नहीं। अभी समय हो गई नहीं, इसके पहले हुआ था, उसमें कार्रवाई चली थी, उसमें फिर अभी दोबारा जो है उसका कुछ करना है सीमा निर्धारण का, साइट का रह गया है कि वही देखना था। तो ये तो एक बार मैं अभी खंड नहीं आया हूँ, 1-2 महीना हुआ है आए हुए। इसके पहले कोई और थे, अभी इसमें मुझे पूरी नॉलेज जानकारी नहीं है। एक उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बरसात की वजह से सभी नदियां उफान पर हैं। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्द्वानी गौला नदी में युवा सरे हिदायतों को ताक पर रखकर नदी में नहा रहे हैं। वहीं आए दिन लगातार डूबने और बहने की घटना होने के बावजूद भी युवा नदी में नहा रहे हैं। हल्द्वानी की ये तस्वीर यह साफ बता रही है कि आखिर बरसात में नदियां उफान में होने के बावजूद किस तरह से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से क्योंकि अनाउंस पूर्व में किया जा चुका है और आज भी लगातार किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसके इस कृत्य
ऋषिकेश एम्स में आईसीयू का बेड खाली नहीं होने की वजह से एक 12 दिन के बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने एम्स की इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि लगातार एम्स में बेड नहीं मिलने की वजह से मरीज प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज के लिए ठोकरें खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके एम्स की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के प्रति राज्य का कोई भी मंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा। पहुंचा तो मुझे मेरे बच्चे को बेड नहीं दिया उन्होंने कहा कि बेड खाली नहीं है। हम इमरजेंसी वार्ड में भी बैठे रहे, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाए कि हमारे बच्चे को बचा लो। हमारे बच्चे का इलाज भी नहीं करा उन्होंने और हमें बोल दे यहाँ पे बेड खाली नहीं है। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पे, कम से कम 1-1.5 घंटा मैं वहीं रहा, फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरे संज्ञान में लाया गया है और जो है ये 1 तारीख की शाम को एक बच्चा जो है ऐसा आया था यहाँ पर, जिसको कि एक लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस था। तो ऐसे बच्चे को उस समय हमारी इमरजेंसी में पीडियाट्रिक्स विभाग में, बच्चों वाले विभाग की जो इमरजेंसी होती है, वहाँ पर रखा गया। उसको ऑक्सीजन भी लगाई गई थी, परंतु उस समय हमारे पास जो था उसको आईसीयू का जो बेड था, बच्चे उस न्यूनेटल आईसीयू का बेड, वो उस समय खाली नहीं था। तो उस वजह से, उस बेड की वजह से उस पेशेंट को जो है, उनको पेशेंट को कहीं और ले जाना पड़ा। तो हमारी जानकारी के हिसाब से सारे पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं, सबको हम लोग इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देते हैं, अटेंड ज़रूर करते हैं उनको। ऐसा नहीं कि बेड नहीं दिया जाए। और आप सब जानते ही हैं कि जब से एम्स शुरू हुआ है, पहले कितने कम बेड थे और आज की स्थिति में 960 बेड हैं। धीरे धीरे बढ़ के इतने हो गए हैं। सब रोगियों को कैटर किया जाता है, चाहे किसी भी तबके का हो। अक्सर लोग बिना किसी अपने संबंधी के साथ अकेले भी आते हैं, जो कि डेस्टिट्यूट पेशेंट होते हैं, उनको भी यहाँ ट्रीट किया जाता है, मना नहीं किया जाता है। हम लोग का पास धीरे धीरे जैसे बेड्स को बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। जैसे कि आपको विदित है कि 200 एकड़ ज़मीन हमको और आईडीपीएल के पास में मिल जानी है। उस ज़मीन के मिलते ही हमारे पास और पलंग भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये असुविधा। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।